बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश रहें, पढ़ाई पे तवज्जो देते रहें। लो भी आज चैप्टर नंबर 8 एफएससी फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर, उसका एक चैप्टर का जो है वो टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने जैसे लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसमें देखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडिया, किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर 1, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी के ऊपर, यानी कि मीडियम जिसके अंदर स्पीड चल रही है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उस पर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। नंबर 2 है डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। नंबर 3 है इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो मीडिया का इनर्शिया क्या है। हम तीनों को देखते हैं ज़रा। सबसे पहले देखो डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हम किसी भी चीज़ के मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। डेंसिटी से क्या मतलब है कि कोई भी मीडियम जो है वो रेयर है या डेंसर है, यानी कि डेंस का मतलब ये है कि कोई भी मीडियम जो है वो हल्का है या भारी है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। जैसे देखो, अगर हम कहेंगे कि ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी 1.29 है और जो मॉइस्चर एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो जस्ट यहाँ पे 0.80 आना था। ये 0.80 है, तो 80 नहीं है, 0.80 है, यानी कि जो मॉइस्चर एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मॉइस्चर एयर के अंदर और ड्राई एयर के अंदर दोनों के अंदर वेरी करेगी। यानी कि वो किस पे ज़्यादा होगी, किस पे हम देखते हैं बाद में, किस में कम होगी या किस में ज़्यादा होगी, वो अभी हम देखते हैं। और थर्ड वन क्या है, इनर्शिया। अब इलास्टिसिटी को भी हम देखते हैं। इनर्शिया क्या है ज़रा देखिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल मीडियम पार्टिकल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि अब वो मीडियम के वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यानी कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे देखो ये बॉल पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ, ज़रा देखिए मेरी तरफ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ और ये वापस आ जाती है। तो किसी भी मीडियम के पार्टिकल को अगर हम डिस्टर्ब करें तो वो डिस्टर्ब करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर जो आने की एबिलिटी रखते हैं, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और अब हम आते हैं, यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं। डेंसिटी के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि मीडियम कितना डेंस है उसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। मीडिया का इनर्शिया कैसे रिस्पॉन्स करता है मटेरियल को, उस पर डिपेंड करेगी। एंड थर्ड वन इज़ द इलास्टिसिटी। अब हम इलास्टिसिटी, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी का ये होता है बच्चे, नॉर्मल हमारे रफ लैंग्वेज ये है कि जिसके अंदर लचक ज़्यादा होगी उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि इलास्टिसिटी रेसिप्रोकल होती है कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि अगर कोई चीज़ दबाने से आसानी से दब जाए, इसका मतलब है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन उसकी डेंसिटी, इलास्टिसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको 2 डायग्राम दिखाई हुई हैं, एक फुटबॉल की डायग्राम है, एक बैलून है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई ऐसा करो, इन दोनों को अपने एक हाथ में फुटबॉल पकड़ो और एक हाथ में बैलून पकड़ो, दोनों को दबाओ, और मैं कहता हूँ अब दोनों को दबा के मुझे बताओ कौन सा इजीली दबेगा, तो सभी बोलेंगे कि बैलून आसानी से दब गया, क्योंकि बैलून की इलास्टिसिटी जो है वो कम है। बैलून जो है वो आसानी से दब गया, और जो फुटबॉल है वो थोड़ा सा मुश्किल से दबेगा। इसका मतलब है कि जो बैलून है वो ज़्यादा दबेगा, बैलून के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। फुटबॉल के अंदर इतनी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नहीं आती। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी छोटी होगी। ठीक है, तो बैलून दबाने से ज़्यादा दबेगा, इसका मतलब है कि बैलून की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है और जो है इलास्टिसिटी कम है। तो इसका मतलब है कि फ़ुटबॉल की इलास्टिसिटी बैलून से ज़्यादा है, लेकिन फ़ुटबॉल कम दबेगा, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ये साथ में मैंने 3 मीडिया दिखाए हुए हैं, सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। अगर हम तीनों के ऊपर एक जैसी स्ट्रेस अप्लाई करें, तीनों के ऊपर
एक जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गैसेस है वो ज़्यादा दबेंगे, लिक्विड उससे कम दबेंगे और सॉलिड तो दबेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड की इलास्टिसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों जो इलास्टिसिटी की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड की है, उसके बाद फिर लिक्विड की है, उसके बाद फिर गैसेस की है। तो गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम है। तो स्पीड ऑफ साउंड मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जिन तक जा रही है, तो मेरी आवाज़ जो है वो हवा के इन फैक्टर्स के ऊपर या किसी भी मीडियम में जाएगी तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बस ये बात ज़हन में रखना, इलास्टिसिटी जो है वो रेसिप्रोकल है कंप्रेसिबिलिटी से। जो चीज़ें आसानी से दब जाएंगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी कम होगी। अब अगला पेज देखते हैं। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके हैं इलास्टिसिटी के मतलब ही, ज़रा देखते हैं। इलास्टिसिटी के मतलब सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कि उसको इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेस को बेटा रिस्पॉन्स करता है, उसकी इलास्टिसिटी। तो ये उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने तीनों मटेरियल के लिए तीन उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसी तरह इलास्टिसिटी का भी एक मॉडुलस होता है जिससे वो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की डिफाइन होती है। तो पहला है यंग मॉडुलस, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक ये है बल्क मॉडुलस, एक है शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस ये है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर ये देखो स्ट्रेस अप्लाई करो तो उसकी सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज आए, उसकी लेंथ के अंदर चेंज आए तो वो यंग मॉडुलस है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे अप्लाई करते हैं, यानी कि ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर अप्लाई, इसकी सिर्फ शेप के अंदर चेंज आए तो वो आपके पास शेयर मॉडुलस है। तो याद रखिएगा, यंग मॉडुलस भी सॉलिड के लिए है, शेयर मॉडुलस मतलब जस्ट उसकी शेप के अंदर ये भी सॉलिड के लिए है, लेकिन जो बल्क मॉडुलस है ये तीनों मीडिया के लिए, फॉर ऑल मीडिया, यानी कि सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर आप बताओ कि इन तीनों मीडिया में से किस में से आती, पाज करो और इसको ज़रा नोट करो कि एयर तीनों मीडिया में से किस में से आती है, गैस के अंदर। तो गैस जो है बच्चे वो एयर है। तो इसका मतलब है कि जो हम आज पढ़ेंगे, एयर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो बल्क मॉडुलस होगा और ना कि यंग मॉडुलस होगा, ना ही शेयर मॉडुलस होगा। ये मरूज़ी में भी पूछा जा सकता है कि एयर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा है, शेयर है, यंग है, बल्क है। तो बल्क मॉडुलस है, तो उसका फार्मूला क्या है कि प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यूँ समझ लें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फिर 3 तरह के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। तो वो पीछे भी आप लिख सकेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी के ऊपर, उसके बाद जो है वो इलास्टिसिटी, इनर्शिया और डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें लिख के और फिर आपने यहाँ से अपने लिखना स्टार्ट कर देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर में 4-5 नंबर का, ये इसी तरीके से आएगा। तो ज़रा देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडिया डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये वो दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, इलास्टिसिटी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड इनर्शिया के ऊपर। अब बताओ साउंड वेव कौन सी वेव है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेट? अब बोलेंगे मैकेनिकल वेव है, तो डेफिनेटली ये मैकेनिकल वेव है। और आगे मैकेनिकल वेव की भी 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। ये तरह देखिएगा, कहते हैं कि साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रेवल थ्रू एयर बाय द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के ज़रिए, यहाँ पे ये गुड एग्जांपल है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे एयर पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आ गए, इनको हम कंप्रेशन बोलेंगे। जहाँ पे एयर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले गए, इसको हम, ये देखो लिखा हुआ है, इसको रेयरफैक्शन बोलेंगे। और फिर करीब आ गया, फिर रेयरफैक्शन। तो एक ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, और 2 कंप्रेशन का जो दरमियानी डिस्टेंस है उसे एक लैम्डा भी कहते हैं।
तो इसी तरह बच्चों जो हवा है, जो साउंड है, वो थ्रू दी स्पीकर हो या ट्यूनिंग फोक हो या मैं बोल रहा हूँ तो थ्रू कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ज़रिए हवा में चलती है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि ट्यूनिंग फोक इज़ द, यहाँ पे देखो इधर, ट्यूनिंग फोक इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड वेव। ये सोर्स, ये ट्यूनिंग फोक है। और ये देखें, ये आपके पास जहाँ पे एयर पार्टिकल करीब करीब हैं वो कंप्रेशन है, दूर दूर हो गए तो ये रेयरफेक्शन है। ये ज़रा नोट कीजिएगा। तो न्यूटन ने जो है प्रपोज किया स्पीड ऑफ, तो ई ओवर रो। ई बेटा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी 3 तरह के होते हैं। ये ज़रा देखें, ये 3 तरह के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अब चूँकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर के अंदर कौन सा मॉडुलस आएगा, बोलो, अभी मैंने बताया, हाँ, बल्क मॉडुलस। तो एयर के अंदर जो है वो बल्क मॉडुलस आएगा, क्योंकि हमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बल्क मॉडुलस है, और बल्क मॉडुलस का फार्मूला फिर से देखो क्या होता है कि P डेल्टा V ओवर E, ये आपके पास बल्क मॉडुलस का फार्मूला, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, रो डेंसिटी है, ड्राई एयर के अंदर ही हम बात करेंगे, तो 1.29, और E हम अब निकालेंगे। अब अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम डेरिवेशन करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। अब देखा ना, इन ऑर्डर, यहाँ पे लिखना, इन ऑर्डर लिखना था, वो भूल गया। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलास्टिक, ये स्पेलिंग भी सही कर लेना, गलत लिखे गए। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर, यानी कि हमने एयर के लिए ई निकालना है, और एयर के लिए ई इलास्टिक मॉडुलस एयर के लिए कौन सा आएगा, बल्क मॉडुलस। कहता है न्यूटन सपोज दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस रिमेन कांस्टेंट। यानी कि न्यूटन ने सपोज किया, देखो जब हवा चलती है तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनते हैं। और न्यूटन ने सोचा कि इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। न्यूटन यूज़ दी आइसोथर्मल प्रोसेस, और न्यूटन ने बच्चे फिर आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ किया। आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक बॉयल्स लॉ अप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या है, ये देखो, ये आपके सामने बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है कि अगर ये एक वॉल्यूम है, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस का भी बल्क मॉडुलस है, और वो लिक्विड के लिए भी ये एक वॉल्यूम है, और इसके ऊपर प्रेशर, ये नज़र आपको नीडल आ रही है, प्रेशर 1 है। अब हमने प्रेशर इधर से बढ़ा दिया, ये देखो प्रेशर अब पहले 1 था, अब 5 कर दिया, तो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, अब देखो ये वॉल्यूम है। अब आपके पास ये सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर दोनों, ये थर्मामीटर पड़ा हुआ है, टेम्परेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर प्रेशर ऊपर पिस्टन से बढ़ाया तो वॉल्यूम आधा रह गया, ठीक है। ये देखो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम। इसी तरह ये जो ट्यूनिंग फोक है, अगर इधर से हवा के मालिक्यूल को ये ट्यूनिंग फोक ऐसे कंप्रेस करेगा तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब इस तरफ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम। कहते हैं व्हेन प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम P टू डेल्टा P देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज। ये देखो प्रेशर अगर यहाँ पे P है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P प्लस भाई डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब है कि हमने कुछ प्रेशर बढ़ा दिया, कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ अगर हम देखेंगे, देखो हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन दोनों का प्रेशर देखो बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, P प्लस डेल्टा P, वॉल्यूम V माइनस, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो इसके अंदर जो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपके पास इक्वेशन ए देखो, इधर भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, दोनों को कंपेयर करने से इसका PV और इधर आ गया P प्लस डेल्टा V, ये आ गया। अब इस P को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी, फिर इस डेल्टा V को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ये तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ये। अब ये PV उठ के इधर चला गया, और यहाँ पे ये देखें कि ये जो टर्म है, ये वाली, ये मैंने लिखा इसके ऊपर, ये नेग्लेक्टेड, यानी कि डेल्टा P क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, डेल्टा V क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये आपके पास PV बराबर से उधर जाएगा माइनस, अगले स्टेप में ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
और ये देखो इसकी जगह पे, ये देखो इसकी जगह पे 0 लगा दिया। 0 ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ये टर्म कटी किसी से नहीं, ये नोट कर लें। ये क्या मैंने लिख दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया कि वेरी स्मॉल टर्म्स है, और किसी भी कैलकुलेशन में साइंटिस्ट जो टर्म बहुत स्मॉल होती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो लो भी देखो, ये आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, पी वी माइन इधर 0, ये माइनस, और ये माइनस उठ के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इधर देखो ये डेल्टा वी आपके पास है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस v को उठा के इसके नीचे यहाँ पे पुट कर दें तो डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। तो लो बच्चों, डेल्टा p क्या चीज़ है, स्ट्रेस है, और डेल्टा v ओवर v यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या है, स्ट्रेन। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। सो अबव डेरिवेशन प्रूव दैट, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हवा का आ गया वो बच्चे किसके बराबर आ गया, P के बराबर, और P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब है अबव द मॉडुलस ऑफ एयर इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन गया। इसको बच्चों करेंगे हम इक्वेशन, ये इक्वेशन ये जो शुरू में लिखी थी जो न्यूटन फार्मूला, तो यहाँ पे E की जगह पे आपने क्या बदल देना है, P, और एट STP एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतने 101325 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है न्यूटन के मीटर पर स्क्वायर के बराबर। तो जस्ट हमने रिप्लेस कर देना है E की जगह पे P, और ये P की वैल्यू, ये डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू, तो ये न्यूटन ने इसकी वैल्यू निकाल दी कितनी भाई, 280 मीटर पर सेकेंड। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड जो है, ये एक रेजोनेंस ट्यूब के ज़रिए, शायद आपने मैट्रिक में एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन एफएससी में तो हम करेंगे कि एक ट्यूब के ज़रिए एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड, अब एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, इतनी, और थ्योरेटिकली न्यूटन ने जो थ्योरेटिकली निकाली वो 280। इन दोनों का जो फ़र्क है ना वो 16% फ़र्क आता है, एरर। फ़र्क को हम एरर कहते हैं। द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का फ़र्क जो है एरर है, इनके दरमियान 16% एरर है, और इसको हम कहते हैं, और एरर कैसे निकालते हैं, 332 माइनस 228 डिवाइडेड बाय, आप 332 ज़रब 100 कर देंगे तो ये 16% एरर निकल आएगा। ड्रॉबैक क्या है न्यूटन फार्मूले का, कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर डज नॉट, अब न्यूटन ने जो 16% एरर निकाला वो इसी वजह से कि न्यूटन ने ये सपोज किया कि टेम्परेचर हवा का जो है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन रेयरफेक्शन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये लेप्लास ने बताया, और लेप्लास ने इसी चीज़ को ख़त्म करके इस एरर को रिमूव किया। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम लेप्लास करेक्शन करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एरर 16% आया 280 और 332 के दरमियान, इसको वो रिमूव कर देता है। तो ये था न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ये एक पार्ट था, एक पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसको कुछ चीज़ समझ ना आई तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल इजी फिज़िक्स विद नियाज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।